नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम बात करेंगे तीन विषयों पर जो कि पटना की सियासत इस वक्त पूरी तरह से हाई वोल्टेज मोड में है। 12 अप्रैल को महासम्मेलन अब सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम नहीं बचा बल्कि एक बड़ा सियासी मंच बनता दिख रहा है। राहुल गांधी के दौरे और नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चाओं ने माहौल पहले ही गर्म कर दिया है। तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य की मौजूदगी विपक्षी एकजुटता का संकेत दे रही है, लेकिन नजर मुकेश सहनी पर है कि क्या वो नई सियासी लाइन ले रहे हैं या सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। क्या आईपी गुप्ता उनको इस महासम्मेलन में शामिल कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का रोड मैप भी अगर हम बात करें तो लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अप्रैल के मिड में नई सरकार बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी, आरएसएस और नीतीश मॉडल के बीच क्या कोई सरप्राइज फैक्टर फेस उभरेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और इन सब विषयों पर बातचीत हमारे साथ करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिस तरह से महागठबंधन को लेकर बात चल रही है। 12 अप्रैल को आईपी गुप्ता ने एक सम्मेलन का आयोजन किया है और ये एक कार्यक्रम की तरह नहीं बल्कि एक सियासी इवेंट की तरह बनता दिख रहा है। राहुल गांधी के दौरे ने पहले ही माहौल को जो गरमा दिया है, ऊपर से नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चाएं, यानी बिहार की राजनीति फुल एक्शन मोड में है। इसी बीच पान महासम्मेलन के नाम पर विपक्षी एक जुट होने को तैयार हैं। अभी तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे चेहरे भी साथ नजर आएंगे। दिखने में भले ही ये सामाजिक कार्यक्रम लगे, लेकिन अंदर खाने कई तरह की चर्चाएं हैं। अब इसमें ट्विस्ट ये भी है कि मुकेश सहनी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आईआईपी के जो विधायक हैं आईपी गुप्ता, इस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि पता नहीं मुकेश सहनी को वो इनवाइट करेंगे या नहीं, मुकेश सहनी आएंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों अति पिछड़ा राजनीति के चेहरे माने जाते हैं। तो अगर सहनी आते हैं तो एक बड़ा सोशल पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि 2025 के चुनाव की ही अगर हम बात करें तो सहनी की पार्टी एक भी एमएलए सीट नहीं जीत पाई थी। तो अलायंस के हिसाब से उनके नहीं आने से कोई बड़ा नुकसान तो शायद नहीं होगा। फिर भी ये सवाल है कि क्या सहनी नई सियासी लाइन ले रहे हैं या सिर्फ जिस तरह से महागठबंधन उन्हें सीरियसली ले रहा है या अभी इग्नोर मोड में है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है एक तरह से सियासी इवेंट ही है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि नाम चाहे उसको जो दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल सिग्नल इवेंट के तौर पर इसको लोग देख रहे हैं। रह गई बात कि मुकेश सहनी जी के पास तो कोई एमएलए है नहीं अभी, तो अभी तो तोड़ जोड़ का गणित जो भी होगा वो एमएलए के माध्यम से होगा। और 12 अप्रैल को विपक्षी गठबंधन एकजुटता दिखा करके एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो एकजुट हैं और उनके विधायक भी एकजुट हैं। तो एक तरह से वो दरवाजा भी खोलेंगे नीतीश कुमार जी के लिए कि अगर जेडीयू एनडीए में असहज होगी तो फिर हमारे भी जो 41 विधायक हैं उनकी एकजुटता का साथ उनको मिल सकता है। और अगर एकजुटता का साथ मिलेगा तो फिर नीतीश कुमार जी कब कौन सा निर्णय ले लेंगे। तो दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स है, इधर से भी है प्रेशर पॉलिटिक्स, उधर से भी प्रेशर पॉलिटिक्स है। एक दूसरी बात देखिए, आईपी गुप्ता पान समाज के नेता तो हैं। पिछली बार उन्होंने सम्मेलन किया और सम्मेलन में जिस ताकत की आजमाइश उन्होंने की गांधी मैदान में, वही कारण रहा कि आईपी गुप्ता खुद चुनाव जीतने में कामयाब रहे और इनके हिस्से में गठबंधन ने 3 सीटें दी, अपनी पार्टी बनाई, लड़े। लेकिन इनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, ये कांग्रेस से आए हैं, लंबे समय तक कांग्रेस की ही राजनीति करते रहे। चूंकि ईबीसी एक फैक्टर तो है और उस ईबीसी, हालांकि ये कहते तो है कि पान समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाना चाहिए, जो भी गठबंधन इस तरह का आश्वासन देगा हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मुकेश सहनी की बात तो छोड़ दीजिए, आईपी गुप्ता भी कितने दिनों तक उस गठबंधन में रहेंगे और कब वो पाला। अभी कुछ दिन पहले तो ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात वो कर रहे थे कि समाजवादी पृष्ठभूमि के ललन सिंह जो हैं, वो ललन सिंह को क्यों न बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो ललन सिंह की बात वो कर रहे थे। तो ठीक है, कांग्रेस, दीपंकर भट्टाचार्य,
या आरजेडी जितने लोगों को भी इनवाइट करे, मुकेश सहनी का निषाद समाज में वो सीटें जीते न जीते, लेकिन निषाद समाज में एक स्वीकार्यता है, निषाद समाज के वो लीडर हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर उनको विपक्ष बहुत इग्नोर करेगा तो फिर एनडीए की तरफ से उनको ऑफर मिल जाएगा कि आ जाइए हमारे तरफ, एमएलसी बना देंगे आपको। और एमएलसी बना करके, पहले भी तो इनको एमएलसी बना करके ही मंत्री बनाया गया था। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, इतने तरीके से ये दबाव बनाने लगे एनडीए पर कि इनके ही जो 4 विधायक थे वो भाग खड़े हुए और जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए। तो मुकेश सहनी जी के पास दोनों तरफ के ऑप्शन हैं, इधर भी रह सकते हैं, उधर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर मुकेश सहनी उस गठबंधन में है तो आईपी गुप्ता एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी के कद को कट साइज करे। होता है ना, ईबीसी में कई नेता है, तो फिर ईबीसी में हमारी ताकत, हमारी जीतने की क्षमता, हमारा एक बार्गेनिंग पावर मुकेश सहनी जी, जब तक मुकेश सहनी जी रहेंगे तब तक आईपी गुप्ता को ईबीसी में बहुत जगह नहीं मिलेगी। तो मुकेश सहनी को क्यों बहुत प्रमोट करेंगे आईपी गुप्ता? वो अपनी राजनीति करेंगे, अपनी ताकत का विस्तार करेंगे। लेकिन हाँ, जब विपक्ष में हैं तो विपक्ष में उस गठबंधन में जरूर है, लेकिन उनके कोई विधायक तो जीते हुए नहीं है। और 5 साल तक तो जो भी तोड़ जोड़ खेल होगा वो विधायकों का होगा। अभी भी विधान परिषद का चुनाव है तुरंत, तो विधान परिषद में भी अब तो खेल वहीं से शुरू होगा, फिर दावेदारी शुरू कर देंगे। अभी एआईएमआईएम को क्या क्या ये ऑफर किए हैं जिसकी वजह से राज्यसभा में इनके पक्ष में वो एकजुट हुए। आईपी गुप्ता को भी कुछ आश्वासन मिला होगा महागठबंधन के तरफ से, तब आईपी गुप्ता इनके साथ खड़े रहे। तो मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज के, निषाद समाज के स्थापित नेता हैं। कितना महत्व देंगे नहीं देंगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुकेश सहनी के पास क्या बार्गेनिंग पावर अभी भी वही है जो चुनाव के समय था, जब वो कह रहे थे कि डिप्टी सीएम की बात मेरे लिए ये कीजिए। या अगर उनको इग्नोर किया जाता है, उनको नहीं बुलाया जाता है, तो क्या फिर वो एनडीए की तरफ संभावना तलाशेंगे? ये दोनों स्थितियां बन रही है। हम लोग इंतजार करते हैं कि उन्हें निमंत्रण मिलता है या नहीं मिलता है, तब फिर हम लोग कयासों के बारे में कहेंगे कि तब फिर क्या संभावना बन सकती है। बिल्कुल सर, नीतीश कुमार के इस्तीफा और नई सरकार का जो पूरा रोड मैप है वो तैयार दिख रहा है। और हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने जो जानकारी हमें दी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 6 अप्रैल को जेडीयू की बैठक एक होने वाली है। 9 अप्रैल को दिल्ली दौरा नीतीश कुमार का होने वाला है। उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 12 से 13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की मीटिंग के बारे में बात चल रही है। 14 के आसपास इस्तीफे की बात चल रही है और 18-19 अप्रैल तक नई सरकार का गठन तय माना जा रहा है। तो ऐसे में संकेत साफ है कि पावर ट्रांजिशन स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या ये स्मूथ एग्जिट के बदले कोई बड़ा सेंट्रल रोल भी नीतीश कुमार के लिए तय किया गया है? जेडीयू चाहेगी ना सेंट्रल में, बीजेपी क्यों चाहेगी कि कोई बड़ा रोल तय करके अब बीजेपी में हम बिहार में इनको रिप्लेस करें और केंद्र में कोई इनको जगह दे। जेडीयू चाहती कि पहले चीजें तय हो जाए, तब तो देख रही हैं कि एक बार में इस्तीफा न दे करके पहले उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दिया और तब वो इस्तीफा दिया जब 14 दिन की अवधि पूरी हो गई, जिसके तहत किसी एक सदन से उनको रिजाइन करना था। उसके बाद नीतीश कुमार जी के इस्तीफे को लेकर के अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है वो कब इस्तीफा देंगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि 6 अप्रैल को जेडीयू की बैठक, फिर एनडीए गठबंधन की बैठक, दिल्ली में बैठक, तो ये सारी बैठकों में क्या होगा, इसी ट्रांजिशन के फेज से निकलने के लिए तो बैठक होगी। और इस ट्रांजिशन के फेज में क्या जेडीयू अपने तरीके से डिमांड रखेगी कि अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो केंद्र में इनको कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी? क्या हमारे नेता का कद में कोई कमी हो जाएगी या इनके कद का ख्याल रखा जाएगा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके अगर आ रहे हैं और वो एक तरह से बीजेपी को ऑफर कर रहे हैं तो बदले में बीजेपी केंद्र में उनको क्या दे रही है? ये तो चलेगा ही ना। जेडीयू तो इस तरह की चीजों को करेगी। और नीतीश कुमार को लेकर के बराबर मैं कहता हूं कि अगर स्वस्थ होते
तो नीतीश कुमार बहुत बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। अब कितने स्वस्थ हैं नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि जितना देर भी वो स्वस्थ रहते हैं उतने देर में राजनीति को कैसे 360 डिग्री पर घुमा देना है ये नीतीश कुमार जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बैठकों का कि जेडीयू का जो ये बैठक होगी उसमें क्या निर्णय होंगे, क्या लोगों की राय बनती है, जो फिर एनडीए की बैठक होगी उसमें कौन सी राय निकल करके आती है, और नीतीश कुमार जी जब 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण कर लेंगे राज्यसभा में तो उसके बाद नीतीश कुमार जी के लिए केंद्र में एनडीए का संयोजक का पद या कोई और महत्वपूर्ण पद, जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात भी की थी कि क्या नीतीश कुमार जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, क्या इनको उप प्रधानमंत्री पद जैसे सम्मान से भी नवाजा जाएगा। चलिए अगर बिहार को आपने बीजेपी के हवाले किया तो केंद्र ने आपको प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा है, क्या इस तरह की संभावना बनेगी या नहीं बनेगी। तो इन सारी संभावनाओं के लिए ही ये बैठकें हो रही हैं, और जब तक पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी मेरी अपनी समझ है नीतीश कुमार जी तब तक चुप रहेंगे, ठहरे हुए रहेंगे। हाँ लगेगा कि हाँ तस्वीर साफ हो गई और बता दिया गया कि ठीक है बिहार का दायित्व सौंपिए, बदले में आपकी पार्टी को बिहार में हम इस तरह से सरकार में भागीदारी देंगे, इन जिम्मेवार पदों पर रखेंगे, और नीतीश कुमार जी के भी मान सम्मान के लिए केंद्र में इस तरह से उनको जगह दी जाएगी। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं भी सहमत हूँ कि 15-16 अप्रैल तक तस्वीर साफ हो जाएगी, नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपेंगे, और इतनी बात तो तय है कि ये जिम्मेवारी बीजेपी को मिलने जा रही है। अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं मिलना होता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जाते ही नहीं, वो तो मुख्यमंत्री थे ही, कंटिन्यू ही कर रहे थे, क्यों जाते भाई। तो राज्यसभा में जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से बीजेपी के साथ सहमति बनी है कि हाँ ठीक है हम चले जाते हैं राज्यसभा में और बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री बिहार में दे, हम उस सरकार में शामिल रहेंगे। लेकिन कहे ना कि बिहार का जो मिजाज है, और नीतीश कुमार जी 2013 के बाद बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड लीडर रहे कि कब कौन सा निर्णय ले लेंगे, कब कौन से गठबंधन में चले जाएंगे, कब कौन सी परिस्थितियां बन जाएगी, कब ये इस्तीफा दे देंगे, कब कहेंगे कि मुख्यमंत्री से मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, 6 महीना के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करनी है नहीं करनी है। तो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जब तक एनडीए में संतुष्ट नहीं हो जाती है कि हमारे हिस्से में क्या आने वाला है, अगर मुख्यमंत्री का पद मैं छोड़ रहा हूं, तब तक तो हम लोग डिस्कशन करते रहें, 15-16 तक चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जो कुछ भी इन्होंने डिमांड रखा है, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं कि 4 मांगे हैं नीतीश कुमार जी की, अब कितनी मांगे हैं और कौन सा मांग कब किस दिन ऐड हो जाएगा इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच करना है कि क्या जेडीयू की बैठक, एनडीए की बैठक, दिल्ली में बैठक के बाद सब कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी, और उन बैठकों के बाद फिर मुख्यमंत्री का दायित्व किन्हीं और को मिलेगा, नीतीश कुमार को कोई और जिम्मेवारी दे करके केंद्र में एक जिसको कहते हैं ना कि सेरेमोनियल एग्जिट बिहार से इनका हो जाए। बिहार की सियासत इस वक्त सच में एक एंडलेस टीवी सीरियल बन चुकी है, हर दिन नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सीएम का नाम अब तक सस्पेंस में है। फिलहाल 3 फैक्टर जो है जिस पर बातचीत चल रही है। पहला जो बीजेपी फैक्टर, जिस पर नीतीश कुमार के साइड होने के बाद लगभग तय माना जा रहा है कि अगला सीएम बीजेपी से ही होगा। रेस में सम्राट चौधरी का नाम या संजय सरावगी का नाम या नित्यानंद राय का नाम चल रहा है। दूसरा एक फैक्टर आरएसएस फैक्टर के बारे में बात हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला बैकग्राउंड हो, आइडियोलॉजिकली क्लियर चेहरा यानी लॉन्ग टर्म बीजेपी मॉडल फिट करने वाला सीएम हो। और तीसरा एक नीतीश फैक्टर भी मान रहे हैं लोग कि जेडीयू साफ कह रही है कि सीएम भले ही बीजेपी का हो लेकिन ट्रैक नीतीश कुमार वाला ही होना चाहिए। अब सवाल यही है सर कि बीजेपी अपना फुल कंट्रोल चाहेगी या नीतीश मॉडल को जारी रखेगी, और सबसे बड़ा क्या कोई ऐसा सरप्राइज फेस आ सकता है जो इस पूरी रेस को उलट दे? बीजेपी जब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो मैं नहीं समझता हूं कि वो किसी और के मॉडल का ये करेगी।
वो अपना मॉडल चलाएगी। और आपके सवाल दो तीन हैं इसमें। एक सवाल तो ये है कि क्या वो संघ का बैकग्राउंड होगा उनका, संघ की सहमति के बाद संघ जिनके ऊपर भरोसा करेगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या वो बनेंगे? तो हाँ, इस बात में सच्चाई है। बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें संघ को जिम्मेवारी दी गई थी। देखिए बिहार में कौन योग्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है और उस बड़ी लकीर खींचने के बाद जिनको भी बिहार की जिम्मेवारी मिलेगी उनके सामने चुनौतियां हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का, पलायन रोकने का, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का, गरीबी से लोगों को निकालने का, शिक्षा का, चिकित्सा का, ये चुनौतियां हैं कि क्या वो इन चुनौतियों पर खरे उतरेंगे। तो संघ की भूमिका तो लग रही है कि संघ की भूमिका होगी और संघ इसमें पूरी तरह से इसका ध्यान रखेगा कि उनका बैकग्राउंड संघ का हो या संघ जिन पर सहमति व्यक्त करती है तो बिल्कुल वो एक पार्ट है। जो दूसरी बात है, बिहार आज भी सामाजिक समीकरण से बाहर नहीं निकला। जाति की सच्चाई है तो सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा कि क्या कोई ओबीसी पर ही दांव लगाया जाए, क्या ईबीसी की बारी है। नीतीश कुमार जी के तो कोर वोटर ईबीसी और महिलाएं ही रही है ना, तो क्या कोई ईबीसी पर दांव क्यों न लगा दिया जाए, किसी महिला को क्यों नहीं बिहार का मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाए। तो इसके बारे में भी कयास हैं कि सामाजिक समीकरण में देखते हैं कि वो कौन फिट बैठते हैं, ओबीसी फिट बैठते हैं, ईबीसी फिट बैठते हैं, कोई महिला फिट बैठती हैं और कभी कभी तो कुछ सवर्ण नेताओं के भी नाम आ जाते हैं, विजय सिन्हा वगैरह के, मंगल पांडे जी का, कि हो सकता है कि बीजेपी इन पर भी दांव लगा दे या संघ दांव लगा दे। तो एक ये है, लेकिन जाति का समीकरण और विपक्ष हमलावर न हो कि देखिए एक ओबीसी के नेता को, जो लौकुश समाज के प्रतिनिधि थे, उनको हटा करके इनको बिठा दिया गया। तो वैसा कोई गलती बीजेपी नहीं करेगी जिसमें जातीय ताना बाना या जातीय समीकरण, जिसको बिहारी भाषा में सोशल इंजीनियरिंग हम लोग कहते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल पूरी तरह से बीजेपी रखेगी कि वो इंजीनियरिंग न गड़बड़ हो। और तीसरी बात जो आप कह रही हैं कि क्या नीतीश कुमार जी जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं या जो उनके पसंद होंगे, क्या उन्हीं पर बीजेपी दांव लगाएगी? मेरे समझ से नाराज तो नीतीश कुमार जी को नहीं करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार जी अब उस स्थिति में हैं कि जिनके बारे में ये कहेंगे बस वही अधिकृत उम्मीदवार होगा। अगर ऐसा होता तो अमित शाह क्यों कह देते, नाविका कुमार जब पूछ रही थी कि आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, इतने आप परिपक्व थोड़े हैं कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, इसका मैं सीधा जवाब दे, कट गए थे। इसको कहते हैं स्केप करना, स्केप कर गए थे। और जो दूसरी बात कि जिन नामों की चर्चा है, जिन नामों की चर्चा में आपने भी जिन लोगों का नाम लिया, क्या बीजेपी उन्हीं लोगों में से किसी पर दांव लगाएगी या कोई ऐसा कैंडिडेट जो सरप्राइज करेगा लोगों को? अरे ये तो सरप्राइजिंग कैंडिडेट आ गए, जैसे कि आपके राजस्थान का मुख्यमंत्री हुआ था कि राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे सिंधिया को एक स्लिप पकड़ाया और जब वो खुद भौचक रह गई। ये कैसे हो गया? तो कोई ऐसा भी हो सकता है, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम, नितिन नवीन के बारे में कभी कोई कल्पना भी करता था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए? और अगर ऐसा बनाने की बात होती तो इनको विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ाया जाता? इनको फिर जब सरकार बनी थी तो उस कैबिनेट में मंत्री क्यों बनाया जाता? लेकिन उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी गई, विधानसभा से इस्तीफा कराया गया, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो संभव है कि बीजेपी इस तरह का प्रयोग करती है, लेकिन 5 राज्यों का चुनाव भी उसके लिए बहुत मायने रखता है और खास करके बंगाल और आपका उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बिहार प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश के तो कई जिले हैं, सीमावर्ती जिले, जिससे बिहार सटा हुआ है और वहां की राजनीति को प्रभावित करता है। खास करके जो ईस्टर्न यूपी का इलाका है और वो बिहार का जो इलाका है, करीब करीब एक ही तरह का ये है। बंगाल का भी वही स्थिति है, जो
बहुत सारे हमारे जिले हैं जो बंगाल से, और बिहार तो एक पूरा बिहारी समाज वहाँ बसा हुआ है। आप चले जाएंगे अगर पूरी तरह से सिलीगुड़ी से लेकर के, और जो दुर्गापुर का इलाका है, जो फैक्ट्रियां जहाँ थी, कलकत्ता में बिहारी आपको मिल जाएंगे। तो एक ऐसा मैसेज जाए बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी कि बीजेपी ने अगर एक मुख्यमंत्री दिया तो ऐसे समाज से दिया जिसके बारे में हमें कभी सोचते भी नहीं थे। लगता था कि समाज को भी कभी मौका मिल सकता है, वैसे लोगों पर दाव। तो हो सकता है कि कोई सरप्राइजिंग कैंडिडेट भी हो सकता है, या कोई ऐसे कैंडिडेट जिनके नाम चल रहे हैं उनमें से भी हो सकता है। तो जब तक पत्ते नहीं खुल जाते हैं तब तक हम लोग तो दोनों संभावनाओं पर बात करते हैं कि हाँ, इन नामों में भी सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर तो सम्राट चौधरी जी चल रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी भी मंच से सभाओं से कह रहे हैं। बिहार में भी उनकी चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी जी नहीं, ये हो सकते हैं। तो अभी तो हम लोग कयास ही करेंगे ना। तो जिन नामों की चर्चा है उनमें से भी कोई किन्हीं को बना सकती है बीजेपी, बशर्ते की जो बिहार का जो सामाजिक समीकरण है उसमें वो फिट बैठते, जिससे नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को भी नाराजगी नहीं हो, जिससे विपक्ष को कोई स्पेस लेने का मौका न मिले। वैसे लोगों की खोज हो रही है और बीजेपी बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है। और इसीलिए हो सकता है कि कोई ऐसा नाम जो चौंकाने वाला नाम हो, सरप्राइजिंग हो, वैसा नाम भी हो सकता है। इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कई फेसेस की बात है, कई फैक्टर्स उस पे काम करेंगे और बंगाल चुनाव से पहले और मिड अप्रैल तक कहा जा रहा है कि नई सरकार बन सकती है। अब इस पर हम बातचीत करते रहेंगे तब तक कि सीएम कौन हो सकता है, क्या चर्चा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इन तीनों विषयों पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।